तो आज है हमारा सेल का लेक्चर ये नंबर 3 यानी कि क्लास 3 और आज हम पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम सेल के डिस्कवरी के बारे में लगभग पूरा बात कर लिए थे, जिसमें हम यह देखें कि भाई सेल का डिस्कवरी कैसे अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं सेल के बारे में बताया। देखो, सेल के बारे में तुम जितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हो, अगर तुम डिटेल में और जाओगे तो बीच में और साइंटिस्ट मिलेंगे 2-3, ठीक है, लेकिन उनका थ्योरी उतना पॉपुलर नहीं हुआ, इस वजह से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितना तुम पढ़े उतना ही है, उसके अलावा भी 3-4-5 साइंटिस्ट और इन्वॉल्व है जिसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका थ्योरी उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। चलो, तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं कि भाई सेल के बारे में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ था माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के बिना सेल का कुछ भी हम नहीं बता सकते हैं कि सेल क्या है, कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, ठीक है। एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोप का एक डायग्राम है, इसका मतलब माइक्रोस्कोप टॉपिक है, ठीक है। चाहे वो माइक्रोस्कोप के बारे में वो लिखे या ना लिखे, अगर डायग्राम है तो समझ जाओ कि एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है भाई, ठीक है। ये बात समझ लेना। ये बहुत लोग बोलता है कि माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं है, उससे मतलब नहीं है। छोटा से छोटा चीज़ अगर एनसीईआरटी में है तो उसके बारे में जानो क्या है, क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग होगा इंस्ट्रूमेंट फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर अ स्टडिंग सेल। इंस्ट्रूमेंट फॉर अ स्टडिंग सेल, सेल के बारे में पढ़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट। देखो, सबसे पहली बात किया जाए कि हमको क्यों ज़रूरत क्यों है, हम ऐसे नॉर्मल आंख से सेल को क्यों नहीं देख सकते हैं। सिंपल बात है, सेल बहुत छोटा है, इस वजह से नहीं देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सेल जो होता है वो वेरी स्मॉलर इन साइज, बहुत ज़्यादा छोटा है, वेरी स्मॉलर इन साइज। सेल का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। सेल का साइज बहुत छोटा है, इस वजह से हम बोल सकते हैं, सुनेंगे, सेल का साइज बहुत छोटा है। वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आई, मतलब नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। अच्छा, अब एक बात समझते हैं कि नहीं देख सकते हैं तो आखिर कैसे देख सकते हैं। सो वी रिक्वायर्ड, हम लोग को जरूरत पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट का। सो वी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट, हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा विच इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। विच इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के बारे में समझ गए बात, लेकिन अभी माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है भाई। माइक्रोस्कोप को कैसे डिफाइन करोगे। देखो, माइक्रोस्कोप को एकदम सिंपल बात बताए तो फिजिक्स का टॉपिक है। व्हाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो देखो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप हम दिखाते हैं, ये है, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक वाला माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब उसका एक डमी दिखा रहे हैं। एक्चुअली रॉबर्ट हुक कुछ और जुगाड़ लगाए थे, लेकिन ये है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। सब लोग को पता है मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, मेरा आंख बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये है माइक्रोस्कोप। अभी माइक्रोस्कोप ही है क्या, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसका पूरा सिस्टम लाइट से रिलेटेड हो, मतलब लाइट जाता है, रिफ्रैक्ट करता है। इसमें से 10 क्लास में लाइट के बारे में पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन होता है। तो देखो, हमारा आँख हो गया, लेंस हो गया, मिरर हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, दूरबीन हो गया, ये जितना हम नाम लिए इस सभी को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कौन इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल। तो माइक्रोस्कोप भी एक तरह का कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो लाइट से रिलेटेड हो, लाइट के आधार पे काम करता है। जैसे मेरा आंख बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, लाइट पहले मेरे आंख पे जा रहा है, लाइट इससे टकरा के जब तुम्हारे आंख पे जा रहा है तो लाइट का रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है कि मेरा आंख बड़ा दिख रहा है। तो भाई माइक्रोस्कोप में सिंपल बात लिखेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या है, तो माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू स्टडी द फाइन डिटेल, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ना हो या समझना हो तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ना। चलो अब देखो, माइक्रोस्कोप जो है फिजिक्स में, माइक्रोस्कोप जो है दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप, सुनना ध्यान से, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के दो हिस्सा में बांट दिया गया है। माइक्रोस्कोप एक जो कि लाइट से रिलेटेड है, लाइट के आधार पे काम करता है, और एक इलेक्ट्रॉन के आधार पे काम करता है। माइक्रोस्कोप को दो हिस्सा में बांट दिए। एक में हम बांट दिए कि भाई एक माइक्रोस्कोप होता है लाइट माइक्रोस्कोप, ऐसे नीचे लिख देते हैं। एक माइक्रोस्कोप हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप। इतना लंबा वर्ड है माइक्रोस्कोप के इन्हों भर जा रहा है। चलो ये हो गया। हाँ, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमें दो ही पढ़ना है क्या? नहीं, तीन पढ़ना है। लाइट माइक्रोस्कोप में भी दो कैटेगरी आता है। एक आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में एक आता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक आता है दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको इंक पिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ, लाइट माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ध्यान देंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप ये क्या बोले, सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें केगो लेंस है, एगो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप इट कंसिस्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस। इसमें सिंगल लेंस होता है, वीडियो में इधर दिख रहा है, एक मिनट। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस, थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, अगर ब्लर वगैरह होगा तो बताना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेंस, ठीक है। ये सिंगल लेंस से बना हुआ रहता है, और इसका मैग्नीफिकेशन का जो पावर है, सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत तरह के आता है, ये हमारे पास सस्ता वाला है, ठीक है, कम बजट वाला, ज़्यादा बजट वाला भी सिंपल माइक्रोस्कोप आता है। लेकिन हाँ, इसके पास उतना पावर है कि लगभग चीज़ों को बड़ा दिखा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें तुम सेल वगैरह को नहीं देख सकते हो जूम करके, ठीक है, इतना भी नहीं है कि तुम्हें सेल दिख जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा पावर का सिंपल माइक्रोस्कोप मार्केट में अवेलेबल है। तो इसका ये जो है ना, ये लगभग 300 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। मतलब एवरेज लगाया जाए तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर जो रहता है 300 गुना तक होता है, ठीक है। इसका होगा 1 से 300 गुना के बीच में, ठीक है। जो सबसे एडवांस, सबसे दम महंगा वाला सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, उसका होगा मैग्नीफिकेशन पावर 300 गुना। अरे बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर up to 300 times, magnifying power up to 300 times, ठीक है। अच्छा, इसका यूज ना हम लोग सेल उल देखने में नहीं करते हैं, इसका यूज ज़्यादातर हम लोग करते हैं क्या चीज़ में, ऑर्गन मतलब टिश्यू देखने में यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का पावर उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसका पावर थोड़ा सा लो ही होता है ना, कहने का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप नामे में सिंपल है, हाँ। तो इससे तुम सेल के डिटेल्स पता नहीं लगा सकते हो, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, काका है, ये सब नहीं। हाँ, इससे टिश्यू के बारे में पता लगा सकते हो, क्या है कि टिश्यू बहुत सारा सेल का गुच्छा होता है, तो वो दिखेगा, वो दिख सकता है इससे आसानी से। कोई ऑर्गन का डिटेल पता करना है तो वो दिखेगा, लेकिन सेल के बारे में नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू लो
ड्यू टू लो मैग्नीफाइंग पावर, it is only used to study the tissue सुनो, ड्यू टू लो मैग्नीफाइंग पावर इट इज ओनली यूज टू स्टडी द टिश्यू। हाँ, टिश्यू को देख सकते इससे, बट वी कैन नॉट सी द उधर नहीं आ रहा है क्या? बट वी कैन नॉट सी द, लेकिन हम उसके इस माइक्रोस्कोप से अंदर की चीज नहीं देख सकते हैं। बट वी कैन नॉट सी द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल। हाँ, टिश्यू वगैरह दिखेगा लेकिन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल इससे नहीं दिखेगा, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप का और कहाँ यूज होता है? तो देखो, इसका यूज अगर बताया जाए तो 2-3 जगह पे यूज होता है। मिट्टी जांच में, मिट्टी जांच परीक्षण केंद्र होता है, वहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप से मिट्टी को जांच किया जाता है, ठीक है। तो इसका यूज मिट्टी के जांच में किया जा सकता। अगर बायोलॉजी से रिलेट करके बताएं तो बायोलॉजी में सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज मिट्टी जाँच में किया जा सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो बहुत वीआईपी लोग होते हैं वो एक स्पेशल डॉक्टर के पास जाते हैं जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन डिजीज का पता लगाने वाला डॉक्टर, स्किन ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। हाँ, कि मतलब पिंपल्स आ रहा है, कौन दवाई खाएं कि पिंपल्स नहीं आएगा, मेरा स्किन मॉइस्ट कैसे रहेगा, स्किन ग्लो कैसे करेगा, मतलब स्किन का डॉक्टर सिंपल रूप से उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसका स्किन डिजीज का पता लगाने में। स्किन पे कोई डिजीज वगैरह तो नहीं ना है, तो इसका यूज भी लिख सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं to test the soil in लैब में मिट्टी जांच करने के लिए कि मिट्टी में कितना, कौन सा मतलब मिट्टी में कितना क्या बोल सकते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, और मतलब क्या कंपोनेंट है जो कि मिट्टी उपजाऊ है कि उपजाऊ नहीं है, इस सब के बारे में पता लगाने के लिए। और दूसरा हो गया, इसका यूज किया जाता है बाय डर्मेटोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द स्किन डिजीज। स्किन डिजीज तो नहीं ना है किसी को, स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लगभग इतना ही बात लिखते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। इधर नोट कर लेंगे, तब हम उधर से मिटा के लिखते हैं। चलो, अब हमें पढ़ना है, सुनेंगे ध्यान से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं अब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेकर देखेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहला चीज, इसमें एक लेंस नहीं होगा, इट कंसिस्ट ऑफ एक से ज्यादा लेंस, 2 या 2 से ज्यादा लेंस होगा। इट कंसिस्ट
इट कंसिस्ट ऑफ क्या, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेंस। भाई इसमें एक से ज़्यादा लेंस होगा। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेंस, पहला बात तो ही है। इसका मैग्नीफाइंग पावर जो होगा ये इसमें कितना है, 300 है। अब इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर 1000 गुना हो सकता है, ठीक है। 1000 गुना से 5000 गुना तक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसमें मैग्नीफाइंग पावर अप टू 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स 1000 गुना। अब 1000 गुना कोई बुक में 5000 गुना अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें, लेकिन इसमें मैग्नीफाइंग पावर तुम्हें कितना देखने के लिए मिलेगा, 1000 गुना के आसपास। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो भाई इसका मैग्नीफाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसका यूज हम लोग सेल के डिटेल्स का देखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ड्यू टू हाई मैग्नीफाइंग पावर, due to high magnifying power, it is used to see the internal component of cell। इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल, जैसे कौन कौन भाई, इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सेल में कौन कौन, जैसे कि हमारा हो गया सेल के अंदर के कंपोनेंट बहुत सारे हैं, न्यूक्लियस हो गया, और क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और क्या, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वैसे न्यूक्लियस के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बस दो ही मेजर दो लिख रहे हैं, और इसमें लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए भी यूज किया जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं, हाँ सेल वॉल होगा, हाँ सेल वॉल, सेल के सब डिटेल्स देखने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और इसका यूज़ तो हम ऐसे करते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन माइक्रोबियल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हो सकता है। माइक्रोबियल स्ट्रक्चर मतलब बहुत छोटे छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए ना। तो इसका एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज टू स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, एक लिखेंगे, और एक और लिखेंगे कि इट इज़ यूज टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स एविडेंस ऑफ क्राइम। अगर क्राइम होता है, सीआईडी में क्राइम होता है तो फॉरेंसिक लैब में जाता है, हाँ सीआईडी देखे हो ना, तो फॉरेंसिक लैब में जाता है। क्या तो उस डॉक्टर का नाम है सालुंकी, हाँ कुछ तो गड़बड़ है उसमें, उसका फाइन डिटेल देखता है, आखिर ये आया कैसे, इसका जो है ना ये यहाँ से यहाँ कैसे हुआ। तो मतलब क्राइम में कुछ छोटे छोटे चीज़ों को डिटेल पता लगाना है तो उसमें भी यूज होता है। तो इसका मेन दो यूज है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है भाई, जो एप्लीकेशन है इसका यूज है वो लिख देते हैं। पहला हम क्या बताएं, माइक्रोबियल स्ट्रक्चर के स्टडी में। तो पहला टू स्टडी द माइक्रोबियल स्ट्रक्चर, टू स्टडी द माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, या माइक्रोबियल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। माइक्रोबियल स्ट्रक्चर मतलब बहुत छोटे छोटे जीवों के बारे में। अच्छा, दूसरा टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स एविडेंस। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल समस्या हो जाता है कि पता नहीं लगता है डॉक्टर को कि क्या है। टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स एविडेंस, टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स एविडेंस of
क्राइम, टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स एविडेंस ऑफ क्राइम, इसके लिए इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में नोट करने वाला बात ये भी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कोई चीज़ों को दिखाता है तो वो लाइट का यूज़ करता है, क्योंकि वो लाइट माइक्रोस्कोप है। ठीक है, वो लाइट का यूज़ करके चीज़ों को दिखाता है। लाइट जाता है, उसमें 2 से ज़्यादा लेंसेस होते हैं। डिटेल में बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है जनरली। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, एक को आईपीस लेंस बोलते हैं। आईपीस लेंस बोलते हैं, अब ये सब क्या बोले, फिजिक्स का सिलेबस में है तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में, सॉरी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में यह इसलिए बताएंगे क्योंकि कभी कभी आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें एक टर्म जरूर लिखना होगा। यहां पे लिखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज लाइट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप use what, light to illuminate object। अब स्पेलिंग मिस्टेक हमसे हो जाता है, बहुत लोग बोलता है आप स्पेलिंग गलती लिखवा देते हैं। ठीक है, तो अगर सही आता है तो भाई अपने से कर लेना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कभी कभार हो जाता है, हमेशा नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम रिक्वायर्ड नहीं होता है। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंटरनल वैक्यूम का जरूरत पड़ता है। अब इंटरनल वैक्यूम क्या है नहीं है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, ये हम एज ए फैक्ट बता रहे हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वैक्यूम का कोई खेल नहीं है। बस 2 या 2 से ज़्यादा लेंस है, उसको डिब्बा डुब्बी में सरिया दो, इसे हो गया। ठीक है, एक लेंस ऐसे है, मेरे पास अगर एक और लेंस रहे तो हम उसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। देखो ऐसे, कौन लेंस ले, डबल कॉन्वेक्स लेंस, और मेरे पास कॉनकेव लेंस भी है। देखो हम एक्चुअली में, ये हमारे पास लेंस है, देखना एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो एक्चुअल में जो नॉर्मल सेटअप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ऐसे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है सामने जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा इधर, और इसके पीछे यहाँ पे गैप होता है, होल होता है। ठीक है, और यहाँ पे रहता है आईपीस लेंस, जो आँख के पास है आईपीस लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। और देखा जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब इसको जो है ना, ये इसको इमेज बनाएगा और इसका इमेज इससे हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, इससे देखेंगे तो बन गया यही, और कुछ नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यही भाई। ठीक है, इसको बढ़िया से सेटअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से करके इसको सेटअप किया जाता है ऐसे। इस पर जो है ना ऐसे रखो एक को, फिर इसके बगल में लैब में एक्सपेरिमेंट हम इस तरह से करते हैं फिजिक्स में। तो खैर इसको फिलहाल रख देते हैं यहीं पर, बाद में हम कर लेंगे इसका। मेरे पास ये था डबल कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। लाइट वगैरह पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। खैर क्या बता रहे थे, हाँ, इंटरनल वैक्यूम नॉट रिक्वायर्ड, ये याद रखना है, इसमें वैक्यूम की जरूरत नहीं है। हाँ, वैक्यूम की जरूरत नहीं, इंटरनल वैक्यूम नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन था इसमें एक, अच्छा इसके बाद लिखवाएंगे वो क्वेश्चन। चलो ये हो गया, इधर मिटाते हैं इधर। इसके बाद हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप की दुनिया का अगर कोई किंग है तो वह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब यह लाइट का यूज नहीं करता है, यह इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज करता है, ठीक है। चीज को देखने के लिए यह लाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहला ही तो चलता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलेगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, अंदर से वैक्यूम चेंबर बनाना पड़ता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसका अगर पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमको उतना डिटेल नहीं जानना है कि अंदर क्या होता है, बस बेसिक बात कि कौन डिस्कवर किया था, नॉल एंड रस्का डिस्कवर किए थे इसको 1932 में, ठीक है। तो पहले तो जो बात है उसको लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय नॉल and Ruska in 1932. very high power माइक्रोस्कोप, यह बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप है। हाँ, यह किसी भी चीज़ को 1 लाख गुना 10 लाख गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। बुक में लिखा हुआ रहता है 1 लाख गुना से 5 लाख गुना, लेकिन यह 10 लाख गुना तक भी मैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। तो डाटा पे मत जाना, जो हम इसीलिए हम पहले पूरा बात बोल देते हैं, हम लिखवाते भी हैं और ये भी बोल देते हैं कि तुम्हें यह देखने के लिए मिल सकता है, तो घबराना नहीं कि इसमें ऐसे दे दिया आप ऐसे लिखवा दिए। इट कैन मैग्नीफाई किसी भी चीज को 1 लाख गुना से 10 लाख गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। इट कैन मैग्नीफाई अप टू 10 लाख टाइम्स। और इसका सबसे खास बात जो है, ये हाई क्वालिटी रिजोल्यूशन इमेज बना के देता है। जब जूम करेगा ना, तो एक मोबाइल होता है, एक फोटो खींचने के बाद जूम करो तो ब्लर हो जाता है, और एक आईफोन में जूम करने के बाद नहीं फटता है, हाई रिजोल्यूशन फोटो खींचता है। वही बात है, कितना भी जूम करते जाओ, दम बहुत जूम कर लो फिर भी दम हाई क्वालिटी इमेज देता है। तो इट प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इमेज। इट प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन इमेज। बताओ, यह लाइट का यूज करता है कि लाइट का यूज नहीं करता है? नहीं करता है, ठीक है। इट यूजेज इलेक्ट्रॉन, इट यूजेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का धारा यूज करता है, इलेक्ट्रॉन फेंक के ये सब चीज खेल खेलता है इलेक्ट्रॉन से। ये पूरा चीजों को देखता है किस वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का बीम प्रोड्यूस करता है। अभी हमें फैक्ट के रूप में ही यह बात को याद रखना होगा। इट यूजेज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सी द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यह यूज करता है क्या? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अंदर से वैक्यूम चैम्बर का जरूरत होता है, इसलिए वहां लिखवाए थे, उसमें जरूरत नहीं है। अरे एक क्रू हम बना देंगे। ये जो है ना मेरा, यहाँ पे कहाँ गया, हम एगो बनाए थे हाल फिलहाल में, वो लगता है कि हाँ इधर उधर, हाँ वहाँ है, देखो देखो, ये जो है ना सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा कुछ ले लो, इसको यहाँ से गोंद से चिपका दो, इसको यहाँ गोंद से चिपका दो, हो गया। अंदर वैक्यूम उकम बनावे की जरूरत नहीं है। अरे बात समझ में आया? हाँ, ये हो गया जी, ठीक है। ऐसे देखने के लिए हाँ, जाओ जाके इसे मून वगैरह को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं दिखेगा तुम्हें, इस सेट करना पड़ता है कहाँ पे लेंस को रखें। थोड़ा सा इसमें मैथ लगाना पड़ता है, फिजिक्स लगाना पड़ता है कि एक लेंस दूसरे लेंस का दूरी क्या होना चाहिए कि इमेज क्लियर बने मेरे आँख पे, ठीक है। तो इसमें वैक्यूम वगैरह का जरूरत नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एगो फोटो कॉपी करे वाला मशीन देखा है ना, और उतना बड़ा तो पहले स्पेस में आता है, हाँ दम एक जगह उतना बड़ा, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से चलता है, अंदर बहुत सारा सिस्टम है। लेकिन उसमें एक खास बात है कि उसके अंदर एक वैक्यूम चेंबर होता है, यानी कि इंटरनल वैक्यूम इज इसेंशियल, दम रिक्वायर्ड होता है।
हाँ अरे भाई, हाँ हाँ, भावनाओं में बह के इधर चल गए। देखो, इंटरनल वैक्यूम इज व्हाट? हाँ, रिक्वायर्ड। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, ये भी लिखेंगे, इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है जी, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है पूरा बात अच्छे से? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और क्या लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने की वजह से, हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने की वजह से या इसके आने के बाद ही सेल का पूरा डिटेल्स निकल के आया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। मतलब इसके बाद पूरा रिवॉल्यूशन आ गया सेल के स्टडी में, क्योंकि पूरा चीज़ डिटेल में दिख रहा था। अब कोई जाके बैठल है दिन भर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, ठीक है, एकदम देख रहा है, एकदम एक से एक साइंटिस्ट रहता है पागल, दिन भर देख रहा है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे करता है, थ्योरी बना रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे काम करता है, राइबोसोम ये होता है, सब अपना अपना थ्योरी बना रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया इसके बाद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद से। इधर मिटाते हैं। चलो यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछेंगे हम। सभी लोग डर के माहौल में बैठे हुए हैं अभी। आज बस नाम बोलेंगे, कल यहाँ बुला के क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, कल ही वाला। ये ऑर्गेनिज्म, देखो ध्यान देना। अरे नहीं पूछेंगे भाई, अभी काला रटने लगा। चलो देखो। देखो, ऑर्गेनिज्म जो होता है, हाँ, जानते हो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक सेल वाले जीव और एक से अधिक सेल वाले जीव, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यूनिसेलुलर, और ये आज का आखिरी टॉपिक ही है, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो, ऑर्गेनिज्म दो हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म में एक सेल रहे या एक से ज़्यादा सेल रहे, एक चीज़ कॉमन है, चाहे सेल एक रहे या एक से ज़्यादा रहे, सभी सेल में कुछ बेसिक बात सेम होता है। चाहे वो सेल आदमी का रहे, जानवर का रहे, कुत्ता का रहे या पेड़ पौधा का सेल रहे, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन होता है जो हर सेल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात को समझेंगे कि कौन कौन ऐसा चीज़ है जो कि हर सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करता है। यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे, वो बातें है कि एवरी सेल, यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी सेल परफॉर्म some basic function for survival। सर्वाइवल का स्पेलिंग सही है? चलो, एवरी सेल परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अब क्या है कि जो जिंदा रहने के लिए ये इतना फंक्शन, लगभग इतना फंक्शन करना पड़ेगा। कौन कौन फंक्शन करना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, मूवमेंट। कोई मूवमेंट नहीं भी करेगा तो चलेगा, पहले हम पूरा नाम लिख देते हैं। रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, स्टिमुलस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में पूरा आ गया, ठीक है। न्यूट्रिशन में आ गया खाना खाने से लेकर के पूरा डाइजेशन तक। ट्रांसपोर्टेशन,
बोले पूरा याद रहेगा एक लाइन में? नहीं याद रहेगा। यस बार बार मत बोलो क्योंकि हमको पता है। इसीलिए एक आंटी का नाम याद रखना। आंटी का नाम है मिसेस ग्रेंट। आंटी जी का नाम है मिसेस ग्रेंट, GRENT, ये आंटी जी का नाम है। अब M फॉर मूवमेंट, R फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर स्टिमुलस, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन, N फॉर न्यूट्रिशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आंटी जी का नाम से पूरा नाम याद रहेगा। तो ये जो है इनमें से सुनना ध्यान से, ये पूरा फंक्शन जो है ना, एक लगभग एक हम लोग तो पूरा फंक्शन करते हैं, लेकिन कोई पेड़ में देखोगे तो पेड़ जो है ना, पेड़ में मूवमेंट नहीं होता है, पेड़ मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन टेक्निकली देखोगे तो पेड़ का जड़ मूव करता है इधर से उधर। ठीक है, तो लगभग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इनमें से 99% फंक्शन तुमको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम लोग की बात करोगे या कोई भी छोटा से छोटा चींटी का भी बात करोगे तो ये सब देखने के लिए मिलेगा। इस सारे फंक्शन को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो कि क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। इन सारे फंक्शन को बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस 10 क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ऐसा प्रक्रिया जो हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते हैं, या कोई भी जीव अपने आप को सर्वाइवल के लिए जो करता है, उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और ये सारे हमारे क्या हैं? लाइफ प्रोसेस। मूवमेंट मतलब चलना, रेस्पिरेशन मतलब जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी प्राप्त करना, स्टिमुलस का मतलब हाथ जल गया तो हटा लेना। ठीक है, उसके बाद क्या? जैसे आज मेरा जल गया था हाथ। उसके बाद जो है ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब भाई उसका बॉडी सेल डिफरेंशिएट करेगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रखेगा। ऐसा नहीं कि उसका वो मर गया तो उसका जैसा, जैसे कि क्या है रिप्रोडक्शन में होता क्या है एक्चुअली, कि अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखा जाता है। मतलब अपने जैसे जीव को बरकरार रखा जाता है, रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसे जीव पैदा किए जाते हैं, जिससे उसका एग्जिस्टेंस, मतलब जिससे उसका जो है ना बना रहे कि हाँ भाई ऐसा जीव होता है। ठीक है, अब मान लो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जितने भी लाइन है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो एक टाइम पे आने के बाद लाइन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ये बात है। आगे एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल जो शरीर में जमा हो रहा है, पसीना हो या जो भी वेस्ट मटेरियल हो, बाहर आना जरूरी है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेना, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो वो भी जरूरी है एनर्जी के लिए। और ट्रांसपोर्टेशन, जब डाइजेशन हो जाएगा तो पूरे बॉडी में इधर उधर एनर्जी भी जाना जरूरी है। बात समझ में आया? हाँ, तो हमें बस लिखना है यूनिसेलुलर के बारे में और मल्टी सेलुलर के बारे में। फटाफट लिख लेते हैं। हाँ। कहाँ से चलना है भाई? कहाँ से चलना है? हाँ, यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ सत्यम। हाँ हाँ, चलो ठीक है। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसका भी सत्यम नाम है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव ना? हाँ, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम यहाँ से लिखते हैं कि सबसे पहले भाई इसमें तो यही लिखा है कि मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल से बना हुआ होता है, सिंगल सेल से बना हुआ रहता है। इसमें एक बहुत नया टर्म यहाँ होगा, या पहले से पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं तो हम इसके बारे में समझाएंगे। नो डिवीजन ऑफ लेबर। नो डिवीजन ऑफ लेबर, नो डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो सेल एक जीव, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहते हैं? जैसे कि अगर अचानक से एक
हम लोग यहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं कि चलो आज हम जो है ना एक शाम को पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, लिट्टी चोखा पार्टी, ठीक है। हाँ, तो सब क्या करेगा, जितना भी है कोई वो सामान लाने जाएगा, ठीक है, कि हम ये लाते हैं, कोई बोलेगा कि चलो हम ये काम कर देते हैं, हम प्याज काट देते हैं, हम आलू चढ़ा देते हैं, ठीक है, हम घर से कठौती ले आते हैं आटा सानने के लिए। तो ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर, हर लोग अपना अलग अलग काम किए। अब टारगेट क्या है, लिट्टी बनाना, टारगेट है लिट्टी बनाना, और काम सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, कोई नहीं है, हमको अकेले ही लिट्टी खाए के मन किया, तो जे काम करना होगा हमरे करना होगा, चाहे आटा सानना हो या लिट्टी को पलटना हो, ने आटो गूंदना हो, सब हमको ही करना पड़ेगा। तो इसको हो गया, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर मतलब मेहनत, और डिवीजन मतलब बंटना, मतलब मेहनत बट जा रहा है हर सेल में, तो उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। एक एक गो सेल है तो सब काम इसी को करना पड़ेगा। अरे बात समझ आया? तो इसीलिए इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो सिंगल सेल ही करता है। तो इसमें बस लाइन लिख देंगे कि ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय सिंगल सेल, ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, ठीक है। और यूनिसेलुलर का लाइफ स्पैन छोटा होता है, बहुत कम दिन जीते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है, इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और पैरामीशियम होगा ना, बैक्टीरिया और हमारा अमीबा भी, बैक्टीरिया अमीबा, बाकी और एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के लिए मिल सकते हैं यूनिसेलुलर में, और लिख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में अब लिखते हैं। और कुछ नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही है, ठीक है। और इसमें क्या किया जा सकता है, और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। रिप्रोडक्शन के लिए लिखा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन भी करेगा तो यही सेल करेगा, और यही सेल से दूसरा सेल बनाएगा, सिंगल सेल ही, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन भी करेगा तो यही सिंगल सेल करेगा, मतलब एक सेल से दूसरा सेल बनाना हो तो इसमें दूसरा कोई पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, खुद से ही करेगा, ठीक है। खुद से ही सेल को डिवाइड कर लेगा, दो सेल बना लेगा, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। तो इसमें दूसरे दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें रिप्रोड्यूस करके दो सेल बनाने के लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम आज का आखिरी टॉपिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पे आते हैं। एक क्वेश्चन पूछने के लिए रखे थे, 1 मिनट। पूछेंगे, सुनो, कहाँ पे है? मल्टी सेलुलर पे ना, इसके बाद ही पूछेंगे। मल्टी सेलुलर पूछेंगे क्या, टाइम में हो जाएगा, सब बच गया। मल्टी सेलुलर लिखा गया जी, मल्टी सेल्यूलर काहे लिखा गया? क्या दिमाग में चल रहा था कि पूछे कि छोड़ दे, ठीक है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, आज क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे। चलो देखो, अरे नहीं, जो पढ़ाए हैं उसमें से, खैर टाइम नहीं है, अब कल ही पूछेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो, एक होमवर्क बाय डिफॉल्ट रहता है मेरा, पता है ना, कि हम कुछ भी पढ़ाएं कभी भी किसी दिन पूछ सकते हैं बिना बोले कि तुमको कल याद करके आना है, नहीं, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल में से एक सेटिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे ही सेटिंग कर लेना। डेली पढ़ना है, डेली नोट्स रिवाइज करना है। और एक तरीका, तुम्हें जितना पढ़ाई होता है डेली कॉपी एक बार पलट के देखना है। हम ही नहीं बोल रहे हैं कि एकदम रट्टा मारना है फैक्ट को, नहीं, ऊपर ऊपर का भी ओवरव्यू ही याद रखना है, लेकिन हाँ, ये नहीं कि कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ही नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्ट डेट बताओ कब हुआ था, बायोलॉजी में वो नहीं, बायोलॉजी का बेसिक बात पता होना चाहिए। बात समझ आया? हाँ। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला तो ही होगा
मेडअप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बने हुए होंगे, ठीक है। और इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी कि अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे हम लोगों के बॉडी में। तो इसमें होता है डिवीजन ऑफ लेबर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल मतलब हमारे बॉडी के अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे ना। जैसे कि हमारा अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, तो हमारे बॉडी में बहुत तरह के सेल है, ठीक है। अब बहुत तरह के सेल हैं, हर का काम अलग अलग है, ठीक है। अब सेल का शेप में आएंगे ना, तो अलग अलग सेल के बारे में नाम भी लिखेंगे। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल है, एक दो नहीं, बहुत तरह के सेल है, और हर का काम एक अलग दिया गया है कि भाई तुम्हें करो, जिससे पूरा बॉडी बैलेंस में रहे। बात समझ में आया? जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, स्पर्म सेल है कि नहीं, सब अलग अलग सेल है, तो ये सबका काम भी अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि डिफरेंट डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब डिफरेंट सेल परफॉर्म different function, different cell perform different function for the body। different cell इधर आ रहा है, देखो तो उधर different cell perform different function for the body आ रहा है, ठीक है। देखो different cell perform different function for the body, ये हो गया। और इसमें मल्टी सेलुलर वाले जो जीव होते हैं उनका लाइफ स्पैन ज्यादा होता है, ठीक है। लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है। इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएंगे? एग्जाम्पल एनिमल्स आ जाएंगे, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट, ह्यूमन, यहाँ तक कि ट्री, जितने भी प्लांट हैं, ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। टाइम है क्वेश्चन पूछने का? नहीं, टाइम हो गया तो क्वेश्चन भी अब कल ही पूछेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ एक ऐसी क्वेश्चन पूछा रैंडम कि इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो सेल एक एक्टिविटी करेगा कि एक से ज्यादा एक्टिविटी करेगा? हाँ, एक, जैसे कि हम लोगों के शरीर में हम क्या बोले, अलग अलग तरह के बहुत सारा सेल है, तो हर सेल का एक एक टास्क दिया होगा कि तुम ये करो, ये करो। तो जरूरी नहीं है कि हर सेल कोई एक यूनिक टास्क ही करेगा, हर सेल एक से ज़्यादा भी कर सकता है और एक सिंगल टास्क भी कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल से परफॉर्म वन और मोर देन वन एक्टिविटी, ये लास्ट पॉइंट लिख लेंगे इसमें, ठीक है। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होते हैं, सिंगल सेल परफॉर्म वन और मोर देन वन एक्टिविटी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब।